in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing about the next topic of your first unit, and the second chapter of the first unit is the intracellular signaling pathway activation by extracellular signal molecules. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी आपके साथ में जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशंस। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन हमने बात की थी, तो उसमें चार जो कंपोनेंट्स होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं फॉर द सेल कम्युनिकेशन के लिए। पहले आपको बताया था मैंने सिग्नल मॉलिक्यूल्स, सेकंड इज द रिसेप्टर्स, थर्ड इज द ट्रांसड्यूसर पाथवे एंड लास्ट इज द रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेशन बाय एक्सट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल, यानी जो सिग्नल मॉलिक्यूल जो होता है वो आपका जब इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे, यानी कि जो सिग्नल जो आपका नाम बता रहा है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे, यानी इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, यानी सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेशन, यानी किसी सिग्नल मॉलिक्यूल की वजह से सेल के अंदर क्या क्या पाथवे एडप्ट किए जा रहे हैं बाय द एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि एक तरह से हम ट्रांसड्यूसर पाथवे के बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि उसमें क्या होता था कि सिग्नल मॉलिक्यूल आप रिसेप्टर से इंटरेक्ट होता था, और रिसेप्टर से इंटरेक्ट होने के बाद में सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक रिएक्शंस या डिफरेंट टाइप के सीरीज ऑफ रिएक्शंस, सीरीज ऑफ मैकेनिज्म रिएक्शंस आपकी स्टार्ट हो जाती थी। तो वो प्रोसेस क्या है, एक पाथवे है जिसको हम इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे के नाम से जान सकते हैं, और एक्टिवेट किसके थ्रू होता है, एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल से, यानी सिग्नल मॉलिक्यूल जब आपके रिसेप्टर से इंटरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम वही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। Intracellular signaling pathway is activated by signal molecule bind to the receptor of a target cells। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस किया, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे यानी ट्रांसड्यूसर पाथवे कब स्टार्ट होता है, एक्टिवेटेड बाय सिग्नल मॉलिक्यूल एक्टिवेट करेगा जब वो रिसेप्टर्स, जो टारगेट सेल है उसके रिसेप्टर से जाके इंटरेक्ट होता है। रिसेप्टर मैंने आपको दोनों टाइप बताए थे। रिसेप्टर कहाँ होते हैं, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो सकते हैं, और साथ में सेल के अंदर भी हो सकते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसे सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स बोलते हैं, और जो सेल के अंदर है उसे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो जब सिग्नल मॉलिक्यूल अब रिसेप्टर से इंटरेक्ट होता है, बाइंड होता है, उसके बाद में इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट हो जाती हैं, स्टार्ट हो जाता है। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसड्यूसर पाथवे दैट कैन बी ग्रुप्ड इनटू द मेजर कैटेगरीज। तो 3 मेजर कैटेगरी डिवाइड किया गया, यानी कि मैंने आपको बताया था जो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे है जिसको हम ट्रांसड्यूसर पाथवे के नाम से जानते हैं, इसको डिवाइड किया गया 3 मेजर कैटेगरी डिवाइड किया गया। पहला आपका रिसेप्टर था जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू, दूसरा था एंजाइम लिंक रिसेप्टर के थ्रू, और तीसरा क्या है, रिसेप्टर रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जो आपका इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है जो जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है उसके थ्रू। तो 3 आपके मेन पाथवे होते हैं जो सिग्नलिंग पाथवे होंगे या ट्रांसड्यूसर पाथवे होंगे, वो 3 अडॉप्ट किए जाते हैं। फर्स्ट इज द थ्रू द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, जिसे हम GPCR बोलते हैं। सेकंड इज द एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स, जो एंजाइम्स के थ्रू डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती हैं हार्मोन्स के थ्रू। और थर्ड इज द एंड लास्ट इज द रिसेप्टर रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशंस, यानी रिसेप्टर रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन मतलब जीन का जो एक्सप्रेशंस है। आप जीन एक्सप्रेशन क्या समझ सकते हैं कि कोई भी जीन या जेनेटिक मटेरियल है उससे क्या बनता है, mRNA बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शंस कहते हैं। फिर mRNA जो फॉर्म हुआ है, mRNA से प्रोटीन की फॉर्मेशन होता है जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है उसको कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, जीन एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, क्योंकि जीन में जो इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू डिफरेंट टाइप की प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, दैट कॉल जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन जिस रिसेप्टर के थ्रू होता है उसको हमने अलग कैटेगराइज में कर दिया। तो जो हमारी सिग्नलिंग पाथवे है या ट्रांसड्यूसर पाथवे 3 कैटेगरी में, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू, एंजाइम लिंक रिसेप्टर के थ्रू, एंड लास्ट वन इज द रिसेप्टर रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशंस। अब बात करते हैं 1 बाय 1 हम चीज़ों की। पहले बात करते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जिसे हम GPCRs के नाम से जानते हैं। इसकी जो पाथवे थे उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला है एडेनाइल साइक्लेज CMP पाथवे, सेकंड आपका है फास्फोलाइपेज C IP3 DAG पाथवे, एंड लास्ट इज द चैनल रेगुलेशंस। बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये जो पार्ट है ये आपका बेसिक फार्मोलॉजी का पार्ट है, जिसे आप 4th सेमेस्टर में, सेकेंड ईयर के यानी कि 4th सेमेस्टर में आप दोबारा पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको बेसिक कंसेप्ट हैं इसके, वो आपको यहाँ पर देखनी है और वो आपको समझने हैं। ठीक है,
तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स था, उसके जो पाथवे हैं वो कितने टाइप के, थ्री टाइप के पाथवे अडोप्ट करता है। थ्री टाइप की प्रोसेस मतलब जो आपकी ट्रांजिशन पाथवे चलते हैं उसके जो डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं। तो कौन कौन से पाथवे हैं, पहला जो है एडेनाइल साइक्लेज सीएमपी पाथवे, दूसरा जो है फास्फोलाइपेज सी IP3 DAG पाथवे, एंड थर्ड इज द चैनल रेगुलेशंस। ठीक है, जो IP3 DAG है इसका जो फास्फोलाइपेज सी IP3 DAG का फुल फॉर्म क्या होता है, IP3 का मतलब इनोस्टॉल ट्राईफास्फेट और DAG का मतलब होता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, और CMP का मतलब क्या, साइक्लिक एडिनाइल्स मोनोफॉस्फेट्स। ये आप फुल फॉर्म बाद में हम देख भी लेंगे। ठीक है, अब पहले बात करते हैं नंबर ए, जो हमने बताया तीन पाथवे हैं GPCR के। तो पहला 1 एडेनाइल साइक्लेज CMP पाथवे, इसमें क्या हो रहा है, एक्टिवेशन ऑफ एडेनाइल साइक्लेज। ये सी मतलब क्या है, एडेनाइल साइक्लेज, रिजल्टिंग इन द इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर CMP। जब आपका एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल के अंदर इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर, सेल के अंदर दूसरा मैसेंजर ज़्यादा क्वांटिटी में जनरेट होना शुरू हो जाता है, जिसे हम CAMP बोलते हैं। ठीक है, विच फंक्शन मेनली थ्रू द CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। और CAMP की वजह से क्या होता है कि CAMP की वजह से CAMP जो डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज होता है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंट फंक्शंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। CAMP क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट कर देगा, और जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आपके सेल्स में रिस्पॉन्स होना शुरू हो जाते हैं। तो प्रोटीन काइनेज, प्रोटीन PK प्रोटीन, जो PK मतलब क्या, PK प्रोटीन काइनेज है। प्रोटीन काइनेज फास्फोलाइड, प्रोटीन काइनेज जब एक्टिवेट होगी तो उसमें फास्फोलाइजेशन हो, यानी फास्फेट ग्रुप्स में ऐड होना शुरू हो जाते हैं। जब फास्फेट ग्रुप ऐड होंगे तो उसके क्या होगा, प्रोटीन काइनेज फास्फोलेटेड बोलेंगे। एंड अल्टर द फंक्शन ऑफ मैनी एंजाइम, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स के होंगे जो फंक्शन होंगे वो आपके चैनल में लगते हैं। इसके अलावा आयंस चैनल होंगे, उसके फंक्शन, आयंस चैनल ओपन या क्लोज वो भी चेंज हो जाएगा। ट्रांसपोर्टर होंगे, उनके फंक्शन चेंज होंगे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी चेंज हो जाते हैं। स्ट्रक्चर प्रोटीन टू मैनिफेस्ट एंड इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिविटी, स्ट्रक्चर प्रोटीन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टिविटी इम्पल्स जनरेशन ज़्यादा होने लगते हैं। कॉन्ट्रैक्टिविटी बढ़ जाएगी, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इम्पल्स जनरेशन ज़्यादा हो रहा है तो हार्ट की बीट बढ़ जाएगी, रिलैक्सेशन होने लगता है, स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लिपोलाइसिस, इनहिबिट द सिक्रेशन एंड मीडिएटर रिलीज, सिक्रेशन ऑफ जो डिफरेंट टाइप का होता है रिलीज कम हो जाएगा। मॉड्यूलेशन ऑफ जंक्शन ट्रांसमिशन, जो एक नर्व से दूसरी नर्व में जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो भी आपका मॉड्यूलेट हो जाता है, मतलब कम या बढ़ सकता है। और हार्मोन सिंथेसिस, ये सभी चेंजिंग कब होंगे, जब आपका प्रोटीन काइनेज फास्फोलाइट हो जाता है और उससे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स, आयन चैनल ट्रांसपोर्टर और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रक्चर प्रोटीन होती है वो आपकी अल्टर होती है, चेंज होना शुरू हो जाती है। जैसे मैं आपको इसे फिगर से समझा सकता हूँ, जस्ट ए मिनट, मैं एक पेन लेता हूँ। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स है। ठीक है, जो ADR आपको दिख रहा है यानी एड्रेनलिन है, ये क्या है, एक आपका सिग्नल मॉलिक्यूल है। वो जब आपस से वाइंड हो गया, वाइंड होने पे क्या हुआ, रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ। रिसेप्टर एक्टिवेट होने के यहाँ डिफरेंट टाइप की छोटी छोटी प्रोटीन थी, उन प्रोटीन में चेंजिंग होने की वजह से क्या हुआ, एडेनाइल साइक्लेज यानी AC एक्टिवेट हो गया। पहले क्या हुआ, ADR यानी कि एडेनिन रिसेप्टर से जाकर बाइंड हुआ, रिसेप्टर से बाइंड होने की वजह से क्या हुआ, डिफरेंट मॉलिक्यूल की प्रोटीन में चेंजिंग हुई, जिसकी वजह से जो आपका फाइनल मॉलिक्यूल है वो एस्टाइल एडेनाइल साइक्लेज जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। एडेनाइल साइक्लेज की वजह से क्या होता है, CMP का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूँ, AC बन गया एडेनाइल साइक्लेज से CMP का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब CMP यानी सेकेंडरी मैसेंजर जब बहुत ज़्यादा बन जाएगा, अब सेकेंडरी मैसेंजर बनने के बाद CMP बनने के बाद में क्या होगा कि प्रोटीन काइनेज यानी PK है, प्रोटीन काइनेज का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। अब प्रोटीन काइनेज की वजह से क्या क्या चेंजिंग आती है वो देखिए। प्रोटीन काइनेज क्या है, फास्फोलेटेड होगा, और फास्फोलेटेड होने की वजह से डिफरेंट टाइप के फंक्शन, जैसे प्रोटीन काइनेज जब फास्फोलेटेड होना शुरू हो गया, अब फास्फोलेट होने की क्या होगा, फास्फोलेटेड होने लगेगा तो फास्फोलाइजेशन की वजह से क्या होगा, फास्टर कैल्शियम रिलीज हो जाएगा। कैल्शियम जब रिलीज सर्कुलर ब्रेडक्रम्स होगा तो रिलैक्सेशन भी फास्ट होने लगता है। ठीक है, और साथ में प्रोटीन कैल्शियम चैनल भी ये ओपन करते हैं, CMPV और प्रोटीन काइनेज दोनों क्या कर रहे हैं, कैल्शियम चैनल को ओपन कर रहे हैं। कैल्शियम को ओपन की वजह से कैल्शियम की एंट्री बढ़ जाती है, और कैल्शियम जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाता है। तो ये रिस्पॉन्स किस वजह आ रहे हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स की वजह से आ रहे हैं। दोबारा रिपीट में करना चाहूँ तो आप रिपीट करके समझ लीजिए। देखिए पहला क्या है आपका, ADR यानी क्या है आपका
सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड किससे हुआ, रिसेप्टर के साथ में, बीटा रिसेप्टर है ये। रिसेप्टर से बाइंड हुआ तो रिसेप्टर से जो प्रोटीन थी उसमें डिफरेंट टाइप की चेंजिंग हुई, जिससे क्या हुआ, आपका एडेनियल साइक्लेज एक्टिवेट हो गया। एडेनियल साइक्लेज जब एक्टिवेट हो गया उसकी वजह से क्या हुआ, CMP का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। CMP क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर। जब CMP फॉर्मेशन हो जाएगा तो प्रोटीन काइनेज भी फास्फोलेट प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो जाएगी, जैसे प्रोटीन काइनेज का फास्फोलेशन होता है। और प्रोटीन काइनेज की वजह से क्या हो, डिफरेंट टाइप के फंक्शन होंगे, जिसमें यहाँ पे क्या है, पहला क्या है, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा, कैल्शियम एंट्री बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब कैल्शियम एंट्री बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो कार्डियक मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिविटी बढ़ जाती है। इसी तरीके से फिर जब इसका फास्फोराइलेशन हो जाता है, और फास्फोराइलेशन क्या होता है, रिलैक्सेशन होने लगता है। ठीक है, तो ये सब चेंजिंग किसकी वजह से हुए, CMP और प्रोटीन काइनेज की वजह। तो प्रोटीन काइनेज CMP क्या, सेकेंडरी मैसेंजर है। ठीक, तो ये क्लियर हुआ आपका पार्ट, क्या हो गया, ये वाला एडेनियल साइक्लेज CMP पाथवे। ठीक है, इसको डिटेल में जो आपका है वो आपका डिटेल में आपका सेकेंड ईयर में 4th सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे फार्मोलॉजी के अंदर। यहाँ पे आपको क्या कॉन्सेप्चुअल चीज़ करनी है, कितने टाइप के पाथवे होते हैं, किस किस थ्रू होते हैं, कौन से सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं। तो मेन बात ये एडेनियल साइक्लेज CMP पाथवे क्या रखने वाली है कि रिसेप्टर एक्टिवेट होने पे क्या है, एडेनियल साइक्लेज का फॉर्मेशन होने लगता है। एडेनियल साइक्लेज का फॉर्मेशन बनने की वजह से क्या होता है, CMP मैसेंजर सेकेंडरी मैसेंजर CMP है वो बढ़ने लगेगा, और CMP की वजह से प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो जाता है। प्रोटीन काइनेज की वजह से डिफरेंट टाइप के फंक्शंस इस सेल में प्रोड्यूस होते हैं, थ्रू द एंजाइम, थ्रू द आयन चैनल, थ्रू द ट्रांसपोर्टर, थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड स्ट्रक्चर प्रोटीन के थ्रू। डिफरेंट टाइप फंक्शन आप देख रहे हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, सिक्रेशन कम होना, सिक्रेशन बढ़ जाना, ग्लाइकोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, हार्मोन सिंथेसिस बढ़ जाना, ये सभी। सेकंड पाथवे आपका है फास्फोलाइपेज सी एंड IP3 DAG पाथवे। ठीक है, इस पाथवे में क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ फास्फोलाइपेज जो है वो आपका एक्टिवेट हो गई, फास्फोलाइपेज सी एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या जो एक्टिवेट किससे होता है, GTP जो आपका अल्फा सब यूनिट है, GQ हेड मतलब रिसेप्टर की, उसकी वजह से एक्टिवेट होता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, GQ हाइड्रोलाइज द मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड, और वो GQ जो आपकी अल्फा और सब यूनिट और GQ एक प्रोटीन होती है, वो क्या करती है कि फास्फोलिपिड फास्फोटेडाइल इनस्टॉल फास्फेट यानी कि PIP2 फास्फोलिपिड फास्फोटेडाइल इनस्टॉल 4,5 डाईफास्फेट यानी PIP2 को क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है किसमें, दो मैसेंजर में। जैसे दो मैसेंजर होते हैं, एक IP3 और एक DAG। IP3 यानी कि इनस्टॉल 1,4,5 ट्राईफास्फेट और DAG मतलब डाईएसाइल लिस्टॉल्स। ठीक है, जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं, ये क्या है, रिसेप्टर्स है। जस्ट मिनट में पहले लेके समझाता हूँ आपको। ये क्या है, रिसेप्टर है। ये क्या है, सिग्नल मॉलिक्यूल है, हिस्टामिन। हिस्टामिन सिग्नल मॉलिक्यूल है, वो किससे इंटरेक्ट हुआ, रिसेप्टर के साथ में। रिसेप्टर के साथ में इंटरेक्ट होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की प्रोटीन की चेंजिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फास्फोलाइपेज PLC यानी कि फास्फोलाइपेज का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। फास्फोलाइपेज C फॉर्मेशन हुआ, और फास्फोलाइपेज C फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, जो आपको ये दिख रहा है PIP2 यानी कि जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर PIP2 प्रीवियस स्लाइड में, फास्फोनिस्टॉल ट्राईफास्फेट, ये क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है दो प्रोडक्ट में, एक होता है DAG में टूटता है और दूसरा क्या होता है, IP3 में टूटता है। यानी कि फास्फोलाइपेज की वजह से क्या हुआ, PIP2 जो है आपका फास्फोराइल इनस्टॉल ट्राईफास्फेट जो है वो आपका दो में ब्रेक हो रहा है। पहला आपका क्या हुआ, DAG के अंदर, दूसरा क्या हुआ, IP3 के अंदर। और DAG और IP3 क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर हैं, और सेकेंडरी मैसेंजर्स की वजह से क्या होता है, डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो DAG क्या करेगा, DAG की वजह से क्या, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होती है, और प्रोटीन काइनेज जब एक्टिवेट हो गई तो प्रोटीन काइनेज फास्फोलाइजेशन होता है, फास्फोलाइजेशन डिफरेंट टाइप के फंक्शन प्रोड्यूस होते हैं, जो हमने प्रीवियस पाथवे में देखा था। अब IP3 क्या करेगा, IP3 मेनली क्या करेगा, कैल्शियम चैनल को ओपन कर देता है, साथ में जो आपका साइटोप्लाज्म रेटिकुलम में जो कैल्शियम स्टोर होता है उसकी रिलीज को बढ़ा देता है। जो ज़्यादा क्वांटिटी में कैल्शियम जब हो जाएगा तो क्या होगा, मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो प्रोटीन्स होती हैं वो आपस में पास हो जाती हैं। मसल्स में जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो प्रोटीन है वो आपस में बहुत ज़्यादा पास हो जाएंगी, और पास जब आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ये भी क्या है, एक पाथवे है। इस पाथवे क्या बोलते हैं, फास्फोलाइपेज C IP3 DAG पाथवे। क्यों बोला, फास्फोलाइपेज C जो फॉर्म हुआ वो आपका क्या फॉर्म हुआ, रिसेप्टर के एक्टिवेट होने के बाद फॉर्म होता है,
और फास्फोलाइपेज सी की वजह से क्या होता है, दो मैसेंजर फॉर्म होते हैं, PIP2 जो होता है वो दो में ब्रेक हो जाता है, एक आपका DAG में और दूसरा आपका IP3 में। DAG प्रोटीन काइनेस एक्टिविटी के जैसे डिफरेंट फंक्शन आएंगे, और IP3 यानी एस्ट्रॉल ट्राइफॉस्फेट जो होते हैं वो आपके कैल्शियम चैनल को ओपन करता है, साथ में जो साइटोप्लाज्म रेटिकुलम में जो कैल्शियम स्टोर उसको रिलीज बढ़ा देता है, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। तो ये रिस्पॉन्स किसकी वजह से हुआ आपके, जस्ट ये मैंने आपको बताया एक्टिवेशन ऑफ फास्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होता है। उसके बाद में क्या होता है, बाकी किसकी वजह से हुआ, GTP प्रोटीन की GTP की प्रोटीन वजह से होता है, जो कहते हैं हाइड्रोलाइज द मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड फास्फोडिडाइल इनेस्ट्रॉल 4,5 बायोस्फेट, यानी कि वो क्या करेंगे, जो फास्फोलाइपेज सी बना हुआ है वो IP2 को हाइड्रोलाइज करते हैं, तोड़ते हैं, टू जनरेट, जिसकी क्या बनता है, टू जनरेट क्या जनरेट होता है, सेकेंडरी मैसेंजर, एक होता है इनेस्ट्रॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट यानी कि IP3, दूसरा क्या DAG। और जब IP3 DAG बनते हैं तो DAG क्या करता है, DAG आपका फास्फोप्रोटीन काइनेस बनाएगा, और और IP3 क्या होता है, वो आपके कैल्शियम को ओपन करके कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ठीक, वही आगे देख रखा है। IP3 being a water soluble diffuse the cytosol and mobilize the calcium from the endoplasmic reticulum depots, और यानी कि IP3 का कैल्शियम जो आपका एंडोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्टोर था वो वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। साथ में लिपोफिलिक DAG रिमेन्स विद इन द मेम्ब्रेन, लिपोफिलिक होता है वो मेम्ब्रेन में रहता ही है, और बट रिकरेंट द प्रोटीन काइनेस सी, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन काइनेस रिकरेंट दोबारा आ जाती है सेल के अंदर, डेट एक्टिवेट इट विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम, और साथ में कैल्शियम की वजह से एक्टिवेट हो जाती है, जिसके वजह से डिफरेंट फास्फोलाइट में जो प्रोटीन है, प्रोटीन काइनेस है वो फास्फोलाइट होगी, एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस सी फास्फोलाइट हो जाएगी, जिससे इंटरसेलुलर प्रोटीन और डिफरेंट जिसके कारण इमीडिएट वेरियस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा बात पे क्या हुआ आपका, फास्फोलाइपेज IP3 DAG बात में। थर्ड इज द चैनल रेगुलेशंस, इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के जो जी प्रोटीन का ब्लड रिसेप्टर है, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती है उनमें, जैसे GS प्रोटीन है, GI प्रोटीन है, GO प्रोटीन है। एस का मतलब क्या, स्टिमुलेशन, आई का मतलब है इनहिबिटेशंस, तो इस तरह की प्रोटीन्स होती हैं। तो दीज एक्टिवेटेड जी प्रोटीन, चाहे जी प्रोटीन आपकी GS टाइप की है, GI टाइप की, GO टाइप की है, कैन आल्सो ओपन एंड inhibit the ions specific calcium potassium without the intervention of any secondary messenger like a CAP IP3, bring about hyperpolarization depolarization change in the intercellular calcium concentrations। कहने का मतलब है कि जो आपका चैनल रेगुलेशन में क्या होता है कि जो आपकी जी प्रोटीन है, जी प्रोटीन के बाद रिसेप्टर जो जी प्रोटीन है वो क्या करती है, डायरेक्टली चैनल पे अपना इफेक्ट शो करती है विदाउट जनरेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ सेकेंड मैसेंजर्स, यानी कैन आल्सो ओपन एंड इनहिबिट द आइंस चैनल, जो आपके पोटेशियम कैल्शियम सोडियम चैनल है उसको ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, चाहे कैल्शियम का पोटेशियम, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ सेकेंडरी, बिना किसी सेकेंडरी मैसेंजर के। जैसे आप प्रीवियस दोनों में देख रहे थे कि सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट के होने की वजह से क्या हो रहा था कि चैनल ओपन या क्लोज हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट के होने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट द CMP IP3 लाइक मैसेंजर चैनल ओपन और क्लोज हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपरपोलाइजेशन या डिपोलाइजेशन हो सकता है ड्यू टू द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम आइन। जब कैल्शियम आइन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है उस कंडीशन क्या होता है, डिपोलराइजेशन होता है, तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कैल्शियम कंसंट्रेशन जब कम हो जाती है तो हाइपरपोलाइजेशन हो जाता है, जैसे मसल्स में रिलैक्सेशन हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ इस चीज़ के लिए। तो जी प्रोटीन का रिसेप्टर थे वो आपके किस तीन तरह के पाथवे से अपना एक्शन देते थे, एड्रेनल साइक्लेज CAP पाथवे, जिसमें CMP क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है, फास्फोलाइपेज C IP3 DAG पाथवे, जिसमें फास्फोलाइपेज C जो है वो आपका ट्रांजिशन पाथवे में प्रोडक्ट बनता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी मैसेंजर बनेंगे, दो बनेंगे, IP3 और DAG। और चैनल रेगुलेशन विदाउट नीड ऑफ एनी सेकेंडरी मैसेंजर्स, इट रेगुलेट द चैनल्स, चाहे वो पोटेशियम का हो चाहे कैल्शियम का हो, चैनल क्लोज भी हो सकते हैं, क्लोज ओपन भी हो सकते हैं, विदाउट नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स। तो ये कंप्लीट हुआ आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स। तो एंजाइम लिंक रिसेप्टर आपके दो टाइप के हैं, एक होता है एंट्रांसिंग एंजाइम रिसेप्टर्स, जिसे हम ट्रांस मेम्ब्रेन एंट्रांसिंग एंजाइम रिसेप्टर के नाम से जानते हैं, और सेकंड आपका जैक स्ट्रेट काइनेज रिसेप्टर, जिसे हम ट्रांस मेम्ब्रेन जैक स्ट्रेट काइनेज रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। तो दोनों को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं इंट्रांसिक एंजाइम रिसेप्टर्स की। जैसे आपका इसमें क्या रहेगा, जैसे मैं आपको समझाऊं तो इंसुलिन का जो अपना इफेक्ट शो करता है
वो इसी इंट्रांसिक एंजाइम रिसेप्टर से शो करता है। कैसे शो करता है देखते हैं। ऑन बाइंडिंग द पेप्टाइड हार्मोन सच एज इंसुलिन टू द इंट्रांसिक एंजाइम रिसेप्टर, जो इंट्रांसिक एंजाइम रिसेप्टर जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसमें इंसुलिन जाके मॉलिक्यूल जाके इंटरेक्ट करता है, दैट एक्टिवेट द टायोसिन प्रोटीन काइनेज, जिसके कारण क्या होता है टायोसिन प्रोटीन काइनेज जो उसमें मॉलिक्यूल है वो होता है इस रिसेप्टर में, वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। अब एक्टिवेटेड जो टायोसिन प्रोटीन काइनेज जो होती है वो फास्फोराइलेशन होगा, इसमें फास्फेट ग्रुप ऐड हो जाएंगे। तो एक्टिवेटेड टायोसिन प्रोटीन काइनेज फास्फोराइलेशन ऑफ मैनी इंटरसेलुलर प्रोटीन, ये करेंगे जो एक्टिवेटेड टायोसिन प्रोटीन काइनेज है वो क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होंगी जो आपकी सेल के अंदर है उनका फास्फोराइलेशन करने लगेगा, यानी कि उनका फास्फेट ग्रुप ऐड होने लगेगा, जिसकी वजह से प्रोड्यूस ए फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जिसमें डिफरेंट टाइप के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जनरेट होगा, डेट ट्रांसपोर्ट द ग्लूकोज इनटू द सेल टारगेट सेल। जैसे कि आपका इंसुलिन जब एक्टिवेट इंसुलिन इस इंट्रांसिक एंजाइम रिसेप्टर से इंटरेक्ट होने पर क्या हुआ, बाइंड होने पर क्या हुआ, इसमें से जो टायोसिन प्रोटीन काइनेज थी इसके साथ लगी हुई थी वो एक्टिवेटेड होने लगी। एक्टिवेट होने की वजह से टायोसिन प्रोटीन काइनेज की वजह से क्या हुआ कि उन्होंने फास्फोराइलेशन करने लगे डिफरेंट टाइप के इंटरसेलुलर प्रोटीन, जो सेल के अंदर डिफरेंट प्रोटीन पड़ी हुई है उनका क्या होने लगा, फास्फोराइलेशन होने लगा। फास्फोराइलेशन होने से क्या होता है, डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि फास्फोराइलेशन होने से क्या हुआ, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का फॉर्मेशन होने लगा। अब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जब फॉर्मेशन होगा तो वो क्या करेंगे, ग्लूकोज जो सेल के बाहर है उसको सेल के अंदर लेके आना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा ब्लड ग्लूकोज कम हो जाता है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज कम करता है। कैसे कम करता है कि ये जो ग्लूकोज आपका ब्लड में फ्लो हो रहा है वो डिफरेंट टाइप की सेल्स में टिश्यू में अंदर पहुंचना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इंट्रांसिक एंजाइम रिसेप्टर का एग्जांपल हुआ। फिर बात करते हैं हम जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर्स। इसमें क्या होता है, सिग्नल मॉलिक्यूल सच एज ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन है वो बाइंड किससे होता है, जैक स्टेट काइनेज रिसेप्टर से बाइंड होगा, जिसकी वजह से क्या होता है जैक स्टेट जो काइनेज रिसेप्टर्स है उसमें से स्टेट काइनेज जो होता है वो आपका निकल जाता है, फ्री हो जाता है फ्रॉम द जैक स्टेट काइनेज रिसेप्टर। यानी जो रिसेप्टर आपका मेम्ब्रेन में है, जब मेम्ब्रेन में वो ग्रोथ हार्मोन्स टाइप का कोई सिग्नल मॉलिक्यूल इस रिसेप्टर से जाके इंटरेक्ट होगा, तो इंटरेक्ट होने से क्या होगा, जो स्टेट काइनेज जो पार्ट है इस रिसेप्टर का वो आपका फ्री होके सेल के अंदर रिलीज हो जाएगा। देन फास्फोलाइडेड स्टेट काइनेज आर फॉर्म, जिससे क्या होगा, स्टेट काइनेज जो था वो चेंज किस में जाता है, फास्फोलाइडेशन प्रोटीन जो होती है फास्फेट ग्रुप्स में ऐड हो जाएगा, अब फास्फोलाइडेड फॉर्म में चेंज हो जाता है। और क्या करता है, ये जो फास्फोलाइडेड फॉर्म है वो आपके न्यूक्लियस के अंदर डिफ्यूज हो जाती है, न्यूक्लियस के अंदर पहुंचती है सेल के, और न्यूक्लियस के अंदर पहुंचने के बाद रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन प्रोटीन, यानी जो आपके जिस जीन की वजह से जिस टाइप की प्रोटीन का सिंथेसिस हो रही थी उसको ये रेगुलेट करते हैं। डिफरेंट टाइप प्रोटीन सिंथेसिस होगी, वो प्रोटीन किस में चेंज होती है, बाद में हार्मोन या एंजाइम चेंज होती है जो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को कंट्रोल करती है। तो ये इस तरह से करते हैं, मैं इसको फिगर को आपको दिखा सकता हूँ। जस्ट एक मिनट पेन लेके चाहिए हैं। ये क्या है, आपका रिसेप्टर है, कौन सा, जैक स्टेट काइनेज रिसेप्टर, आप नाम देख रहे हैं। जब आपका ये जो साइटोकाइनिन है ऐसे ही आपके ग्रोथ हार्मोन्स भी हो सकते हैं, वो भी इंटरेक्ट हो सकते हैं। इंटरेक्ट होने पे क्या होता है, जो जैक स्टेट जो स्टेट वाला पोर्शन है वो आपका अलग हो जाता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जस्ट ये अलग हो गया, फ्री हो गया। फ्री होने के साथ में इसमें क्या होता है, फास्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, फास्फोलाइड हो जाते हैं, और उसके बाद में ये ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन को कंट्रोल करते हैं, यानी कि जो आपका जीन से जो mRNA फॉर्म हो रहा था, mRNA से जो प्रोटीन फॉर्म हो रही थी उसको ये कंट्रोल करने लगते हैं, किस टाइप की प्रोटीन है, किस टाइप का mRNA बनना है, किस टाइप की प्रोटीन सिंथेसिस उसको कंट्रोल करते हैं, जिससे डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बनेगी। अब प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन से क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, जिससे सेल का फंक्शन कंट्रोल होने लगता है। तो ये रिस्पॉन्स हो गया थ्रू द जैक स्टेट काइनेज रिसेप्टर। तो एंजाइम रिसेप्टर दो टाइप के हैं, स्टेट इंट्रांसिक एंजाइम रिसेप्टर, जैक स्टेट काइनेज रिसेप्टर्स। इसमें क्या होता है, जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट है इंट्रांसिक एंजाइम रिसेप्टर्स, इसमें डायरेक्टली ये रिसेप्टर से इंटरेक्ट हुआ, रिसेप्टर इंटरेक्ट होने के बाद में क्या होगा, अंदर ट्रायोसिन प्रोटीन का एक्टिवेट हो जाएगी, उसकी वजह से फास्फोलाइजेशन होता है डिफरेंट टाइप प्रोटीन, और जिसकी वजह से कुछ ऐसी प्रोटीन बनती हैं जो सेल रिस्पॉन्स देती हैं, जैसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फॉर्म होता है। जैक स्टेट काइनेज रिसेप्टर में क्या होगा, इस रिसेप्टर बाइंड होगा, इसमें स्टेट जो होता है, स्टेट काइनेज होता है, रिलीज हो जाता है, उसके अंदर फास्फोलाइजेशन होगा, और वो फास्फोलाइज होने के बाद में क्या पहुंचता है, न्यूक्लियस के अंदर पहुंचेगा। न्यूक्लियस के अंदर पहुंचने के बाद वहाँ पे क्या करता है, जीन के ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करता है। ठीक,
और लास्ट बचता है आपका रिसेप्टर रेगुलेटेड रिसेप्टर्स। इसमें क्या रहेगा, these are the intracellular receptor which respond to the lipid soluble signal molecule that penetrate to the cells। यही एक ऐसा इस रिसेप्टर है जो कि आपका क्या हुआ सेल के अंदर प्रेजेंट है। इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो आपका सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके और पेनिट्रेट हो करके सेल के अंदर आ जाता है और सेल के अंदर आने के बाद में इन रिसेप्टर जाके बाइंड हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ, दीज आर द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है जो रिस्पॉन्ड किससे देता है, लिपिड सॉल्युबल जो सिग्नल मॉलिक्यूल जो पेनिट्रेट सेल के हो जाता है उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स देता है या उससे बाइंड होता है। ऑल द स्टेरॉयड हार्मोन सच एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड, एंड्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, विटामिन ए, विटामिन डी गिव द इरेक्शन बाय द रिसेप्टर। जितने भी आपके ये मिनरल कॉर्टिकॉइड हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैं, एंड्रोजन्स हैं, एस्ट्रोजन्स हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, ये सभी रिस्पॉन्स के थ्रू होते हैं, इसी रिसेप्टर के थ्रू होते हैं, ये रेगुलेटिंग रिसेप्टर के थ्रू अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। होता क्या है, कैसे काम करते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन पेनिट्रेट टू द सेल मेम्ब्रेन एंड बाइंड टू द स्टेरॉयडल रिसेप्टर प्रोटीन। स्टेरॉयडल हार्मोन होगा वो क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है, सेल मेम्ब्रेन को पार करके सेल के अंदर पहुंच जाएगा और वो क्या करेगा, स्टेरॉयडल रिसेप्टर प्रोटीन से जाके बाइंड हो जाता है और स्टेरॉयडल प्रोटीन रिसेप्टर से जाकर बाइंड हो जाएगा तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिससे क्या बोलते हैं, स्टेरॉयडल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब ये स्टेरॉयडल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंटर इनटू द न्यूक्लियस। ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है ये आपके न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा। न्यूक्लियस के अंदर पहुंचने के बाद में इंटरेक्ट होता है विद स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस में, डिफरेंट टाइप के डीएनए सीक्वेंस है उनसे इंटरेक्ट होता है और इंटरेक्ट होने के बाद में द एक्सप्रेशन ऑफ दीज जीन्स इज रेगुलेटेड बाय द स्टेरॉयड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स रिजल्टिंग अल्टर द ट्रांसक्रिप्शंस। और ये जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा थ्रू द स्टेरॉयड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के थ्रू। और जब जीन के एक्सप्रेशन कंट्रोल करेगा यानी कि जिससे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो होती है वो आपकी चेंज हो जाएगी, यानी कि जो डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है वो इस वजह से क्या होता है, चेंज हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से स्पेसिफिक एमआरएनए फॉर्म होगा, इच प्रोड्यूस होता है एंड रीच टू द राइबोसोम। और ये राइबोसोम के पास पहुँचेगा जहाँ पर दीज पेयर द मैसेज इज ट्रांसलेट टू द स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो राइबोसोम के पास पहुँचने के बाद क्या होता है, एमआरएनए एक मैसेज है जो डिफरेंट टाइप की एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा और ये जिस टाइप की स्पेसिफिक प्रोटीन होती है वो सेल के फंक्शन को मॉडिफाई कर देती है। अगर आपको इस फिगर समझना है, इस फिगर समझिए, मैं ज़रा पेंसिल ले लेता हूँ। ये आपको दिख रहा है क्या है, मॉलिक्यूल है, ये सेल के अंदर पहले पेनिट्रेट हुआ, सेल के अंदर आ गया, देख रहे होंगे। सेल के अंदर आने के बाद में क्या हुआ, ये क्या करता है, ये आपका क्या है, एक रिसेप्टर है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, उससे जाकर इंटरेक्ट हुआ। इंटरेक्ट होने के बाद में ये कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, अंदर सेल न्यूक्लियस के अंदर पहुंच गया। न्यूक्लियस के अंदर पहुंचने के बाद में ये जीन के साथ में इंटरेक्ट होता है। जीन के साथ इंटरेक्ट होने से कारण क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप का एमआरएनए फॉर्म करता है, किसके थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, इस तरह एमआरएनए फॉर्म हो जाता है। फिर एमआरएनए क्या होता है, राइबोसोम के पास पहुंचेगा और राइबोसोम से उस एमआरएनए से स्पेसिफिक टाइप प्रोटीन बनती है और प्रोटीन क्या करती है, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल फंक्शन, उस डिफरेंट टाइप के सेल फंक्शन को मॉडिफाई कर देती है। अगेन रिपीट कर देते हैं इस चीज़ के लिए। देखिए पहले मैंने बताया क्या हुआ, जस्ट ए मिनट, पहले बताया सिग्नल मॉलिक्यूल पेनिट्रेट हुआ, जस्ट साइटोप्लाज्म सेल के अंदर आ गया। सेल के अंदर आने के बाद में क्या हुआ, ये रिसेप्टर से इंटरेक्ट होता है, जिसे हम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स कहते हैं। रिसेप्टर जाकर इंटरेक्ट हुआ, इंटरेक्ट होने के बाद में क्या हुआ, ये न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर घुसने के बाद में क्या है, ये जीन के साथ में इंटरेक्ट हो जाता है, जीन के साथ में इंटरेक्ट होने का ये कॉम्प्लेक्स जब जीन के साथ इंटरेक्ट हो जाता है और जीन में कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को अफेक्टेड करता है, जिससे स्पेसिफिक टाइप का एमआरएनए फॉर्म होता है। और ये एमआरएनए कहाँ पहुँचेगा, न्यूक्लियस से बाहर निकल कर पहुँचता है, राइबोसोम पहुँचता है और राइबोसोम में डिफरेंट टाइप की प्रोटीन सिंथेसिस होती है। स्पेसिफिक टाइप प्रोटीन जो होती है वो सेल के फंक्शन को मॉडिफाई कर देती है। तो ये हुआ आपका रिसेप्टर रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशंस। तो टोटल प्रोसेस जो आज हमारी कंप्लीट हुई है उसमें हमने देखा है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे बाय एक्टिवेशन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मॉलिक्यूल, यानी एक तरह इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे जो 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया, थ्रू द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, थ्रू द एंजाइम रिसेप्टर्स, थ्रू द रिसेप्टर रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशंस। जी प्रोटीन रिसेप्टर जो होता है उसमें आपका जीपीसीआर में 3 टाइप के पाथवे होते हैं, एडेनाइन साइक्लेज सीएमपी पाथवे, फास्फोलाइपेज CYP3 DAG पाथवे, चैनल रेगुलेशंस।
फिर उसके बाद हमने एंजाइम रिसेप्टर देखा। एंजाइम लिंक में भी क्या, तो दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं, इंट्रांसिक एंजाइम रिसेप्टर और जैकस्टेट काइनेस रिसेप्टर्स, जिसकी प्रोसेस हमने देखी थी। और लास्ट में हमने देखा था रिसेप्टर रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है आपका इंटरसेलुलर सिग्नलिंग पाथवे। इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स जरूर पूछिएगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर लगता है किसी को हेल्पफुल हो सकता है ये वीडियो तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।